वर्कर्स को इस स्टेशन पर अलग थलग कर दिया गया है क्योंकि एक अनजान वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। किनलॉक ब्रावो एक स्कॉटिश ऑयल रिग है जो नॉर्थ सी में स्थित है और इसे मैग्नस मकमिल्लन मैनेज करता है जो टीम लीडर और ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर है। जबकि ज्यादातर क्रू ब्रेक रूम में आराम कर रहा है, मैग्नस शिफ्ट चेंज के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करने की कोशिश कर रहा है जिससे लोगों को शोर पर ले जाया जा सके, लेकिन शोर टीम उसका अनुरोध ठुकरा देती है क्योंकि उनके पास नए खोजे गए फील्ड से जुड़े ज्यादा जरूरी काम है। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वाली एक फाइल मिलने के बाद मैग्नस उसे छिपाने का फैसला करता है क्योंकि उसके अंदर की जानकारी टीम के मनोबल को गिरा सकती है। इस बीच रोज मेसन जो ऑयल कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव और टीम में नहीं है, वह नई ड्यूटी शेड्यूल सेट करती है और उन लोगों की लिस्ट अप्रूव करती है जो पहले रिग छोड़कर जाएंगे। बात जो एक यंग और बेफिक्र लड़का है और छुट्टियों के सपने देख रहा है, उसे पहले भेजा जाना था, लेकिन रोज फैसला करती है कि उसे रुकना होगा और उसकी जगह फुल्मा हैमिल्टन जो रेडियो ऑफिसर है वह जाएगा। बाज बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रोज का फैसला प्रोफेशनलिज्म पर नहीं बल्कि फुल्मा के साथ उसके स्पेशल रिलेशनशिप पर आधारित है, क्योंकि अफवाहें हैं कि वे दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। एक अच्छा और ईमानदार लीडर बनने की कोशिश करते हुए मैग्नस क्रू को कॉमन रूम में इकट्ठा करता है और एक जरूरी अनाउंसमेंट करता है। वह उन्हें बताता है कि हेलीकॉप्टर दूसरे स्टेशन पर चला गया है और अब उन्हें बिना रिप्लेसमेंट के काम करना होगा जब तक कि शोर टीम कोई और फैसला न ले। इन्हीं घटनाओं के बीच रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है जिससे वर्कर्स और परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वे अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर सकते। लार्स हटन जो सबसे पुराना क्रू मेंबर है, वह सिर्फ एक्स्ट्रा काम से ही नहीं बल्कि रोज के अथॉरिटी से भी नाराज है क्योंकि वह तय कर रही है कि किसे छुट्टी मिलेगी। रोज खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि वह सिर्फ ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रही है, लेकिन मैग्नस सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि यह उसका फैसला है कि हेलीकॉप्टर में कौन जाएगा। उनकी बहस को एक इमरजेंसी अलार्म और पावर सप्लाई प्रॉब्लम रोक देती है। इन घटनाओं के बीच ज्यादातर क्रू अपने डाइविंग गियर पहनते हैं। मैग्नस, रोज और फुल्मा प्रॉब्लम की वजह जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंडरग्राउंड ट्रेमर्स की वजह से समस्याएं दिखती हैं। इक्विपमेंट क्रिटिकल स्ट्रेस में है और पड़ोसी स्टेशन फेल होकर आग पकड़ लेता है। इसी से बचने के लिए मैग्नस अनुभवी क्रू मेंबर अल्विन को ज्यादातर इक्विपमेंट बंद करने का ऑर्डर देता है। रोज इस फैसले से सहमत नहीं है क्योंकि इससे कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन मैग्नस के लिए उसकी टीम की जान एक बिलियनर के प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। शटडाउन की वजह से वह एक बड़े हादसे को टाल देता है। हटन और बाकी लोगों को शक होता है कि अलार्म एक चाल हो सकता है, लेकिन ट्रेमर्स जारी रहते हैं जिससे क्रू में डर फैल जाता है। बैकअप शिप से संपर्क करने में नाकाम रहते हुए मैग्नस हेलीपैड पर जाकर इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेमर्स जारी रहते हैं। हालत और बिगड़ जाती है जब घना कोहरा पूरे स्टेशन को ढक लेता है जिससे विजिबिलिटी सिर्फ कुछ मीटर तक सीमित रह जाती है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैग्नस कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश करता है और कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने का ऑर्डर देता है। फुल्मा और बाज जो हेलीकॉप्टर सीट को लेकर झगड़ रहे थे, उन्हें बैकअप रेडियो चैनल ठीक करने के लिए रिग के टॉप पर चढ़ना पड़ता है। बाज खुलकर रोज के फैसले पर गुस्सा दिखाता है, लेकिन मैग्नस उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वह यह टास्क पूरा कर लेता है तो उसे अगले हेलीकॉप्टर में सीट मिलेगी। ऊपर चढ़ते समय वे अपनी सेफ्टी के लिए हार्नेस लगाते हैं। एक बार फुल्मा एक चिड़िया देखकर डर जाता है, लेकिन बाज उसे गिरने से बचा लेता है। रिग के टॉप पर पहुंचकर वे रेडियो रिपेयर करते हैं, लेकिन बहस भी जारी रहती है। फुल्मा बाज को रोज पर आरोप लगाने या उसका अपमान करने से रोकता है, जिससे दोनों में झगड़ा और बढ़ जाता है। फुल्मा पहले नीचे उतरता है, लेकिन अचानक बाज ऊंचाई से गिर जाता है। मेडिक कैट एक्सीडेंट की खबर सुनकर दौड़ पड़ती है और उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। बाज को कई चोटें आई हैं और क्लोज्ड फ्रैक्चर भी है, लेकिन कैट के पास जरूरी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए वह उसकी पूरी मदद नहीं कर सकती। बाज को जल्दी से शोर ले जाना जरूरी है, लेकिन कोहरे की वजह से इमरजेंसी हेल्प बुलाना असंभव है, जिससे हटन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रोज को एहसास होता है कि सिर्फ उनका रिग ही नहीं बल्कि बाकी ऑफशोर स्टेशन भी डाउन हो गए हैं। हटन जो बाज का दोस्त है, उसे इस हाल में देखकर सहन नहीं कर पाता और गुस्से में मेडिक पर हमला कर देता है, लेकिन कैट खुद को बचा लेती है और समझाती है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद बाज होश में आता है और डरावनी विजन्स देखता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। अपने बॉस के साथ बहस के बाद हटन मैग्नस की डेस्क से डॉक्यूमेंट्स चुरा लेता है और क्रू को हेलीपैड पर इकट्ठा करता है। वह टीम के अंदर और भड़काने की कोशिश करता है और ऐलान करता है कि उनके पास एक जरूरी खबर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैग्नस जिम्मेदारी लेता है और मानता है कि उनका स्टेशन इफिशिएंसी की कमी की वजह से बंद किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वे सभी जल्द ही अपनी नौकरी खो देंगे। उनकी बहस को अचानक गिरती हुई बारिश रोक देती है। पहले क्रू को लगता है कि यह बर्फ है, लेकिन जल्दी ही वे समझ जाते हैं कि यह राख गिर रही है। बाज जो मुश्किल से हेलीपैड तक पहुंचा है, वह अपने साथियों को चेतावनी देता है कि बहुत देर हो चुकी है और यह तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता। कैट और रोज मिलकर बाज को वापस मेडिकल बे में ले जाते हैं। वह अभी भी कमजोर है और उसे कैट की मदद की जरूरत है। रोज समझने की कोशिश करती है कि बाज क्या कह रहा था, लेकिन वह सिर्फ इतना कह पाता है कि कोहरे में कुछ है और एक बड़ी लहर आ रही है। कैट जब उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है तो बाज अचानक बहुत आक्रामक हो जाता है। उसकी हालत को देखते हुए उसकी ताकत देखकर कैट चौंक जाती है।
कैट को सिर्फ बाज की फिजिकल कंडीशन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी हालत अजीब लग रही है। इस बीच बाज नोटिस करता है कि उसके शरीर के टिश्यू बहुत तेजी से रीजनरेट हो रहे हैं, उसकी चोटें कुछ ही मिनटों में ठीक हो रही हैं। मैग्नस हटन को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वह डिसिप्लिन तोड़कर पूरे क्रू को खतरे में न डाल दे। टीम डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सिर्फ कम्युनिकेशन और कोहरे की ही नहीं बल्कि पूरे स्टेशन के बंद होने की भी चिंता सबको सता रही है। वेटरन क्रू मेंबर आल्विन को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कई घंटे बाज के पास बैठकर उसकी हालत देखता है और उसके गिरने के बाद की रिकवरी को नोटिस करता है। जल्द ही क्रू बैकअप शिप से एक लाइट सिग्नल देखता है जो रिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेक फैसला करता है कि वह ऊपर जाकर सिग्नल को अच्छे से देखेगा और मैसेज रिकॉर्ड करेगा। वह अपनी जान जोखिम में डालकर ऐश के बीच से होकर जाता है। लेक सिग्नल रिसीव करता है और उसे मैग्नस को ट्रांसमिट करता है ताकि मैग्नस बैकअप शिप को जवाब भेज सके। फुल्मर फैसला करता है कि वह डेक लाइट्स का इस्तेमाल करेगा जिससे शिप को कम विजिबिलिटी में सही रास्ता दिखाया जा सके। हटन अपने कैद में विद्रोह जारी रखता है और सिक्योरिटी चीफ से बहस करता रहता है। अचानक बाज नोटिस करता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। वह पूरी तरह स्वस्थ है लेकिन उसे कुछ अजीब लक्षण और विजन आने लगते हैं। बाज की चेतावनी याद करके रोज डेटा स्टडी करती है और निष्कर्ष निकालती है कि रिक सुरक्षित है क्योंकि यहाँ कभी कोई सुनामी रिकॉर्ड नहीं हुई। आल्विन इससे सहमत नहीं होता और इतिहास का हवाला देता है कि 8000 साल पहले एसटीजीए स्लाइड ने एक विशाल सुनामी पैदा की थी जिसने कोस्टलाइन को तबाह कर दिया और नॉर्थ सी की सीमाओं को बढ़ा दिया। बाज मेडिकल बे से भाग जाता है और दूसरों से छिपने की कोशिश करता है। आल्विन उसे ढूंढ लेता है लेकिन बाज फिर से खतरे की चेतावनी देकर कोहरे में गायब हो जाता है। लेक वापस लिविंग मॉड्यूल में आता है और अपने शरीर से ऐश हटाने के लिए शावर लेता है। अचानक लेक को बहुत तेज दर्द होता है और वह देखता है कि उसके टैटू धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वह सफाई की प्रक्रिया को रोक नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद हेटर खाना देने आती है और लेक की डेड बॉडी देखती है। उसी समय रोज को बाज के डेंटल क्राउन मिलते हैं। कैट, रोज और मैग्नस को एहसास होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स अब इंसानी शरीर द्वारा रिजेक्ट हो रही हैं। रोज समझ जाती है कि उसे ऐश की गहराई से जांच करनी होगी ताकि उसकी उत्पत्ति और संरचना का पता लगाया जा सके। टीम समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तभी हटन अपने कमरे से भाग जाता है और लाइट्स के जरिए सिग्नल भेजने लगता है। आल्विन और फुल्मर इसे नोटिस करते हैं और लिविंग मॉड्यूल के बाहर एरिया चेक करने का फैसला करते हैं। डाइविंग कैप्सूल की जांच के दौरान फुल्मर का हाथ कट जाता है लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पास में छिपा हटन मुख्य बॉडी में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि फुल्मर और आल्विन उसे रोक न सकें। स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर हटन एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देता है जिससे शिप उनकी तरफ फुल स्पीड से आने लगती है। यह एक खतरनाक टकराव और तबाही का कारण बन सकता है, इसलिए फुल्मर को हटन को रोकना होगा लेकिन दरवाजा लॉक है। फुल्मर और आल्विन अलग अलग रास्तों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी चीफ हटन को रोकने में सफल हो जाता है जिसने अलार्म बजा दिया था। मैग्नस कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और क्रू को शांत कर उनके स्टेशंस पर लौटने के लिए कहता है। फुल्मर डिस्ट्रेस सिग्नल रोक देता है लेकिन शिप अब भी बहुत तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ रही है। इसी अफरा तफरी में फुल्मर को याद आता है कि आल्विन अब भी बाहर है। मैग्नस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके उसे वापस लिविंग क्वार्टर्स में लौटने के लिए कहता है, लेकिन आल्विन बाज को सबसे निचले स्तर पर देखता है और उसे चेतावनी देने और बचाने के लिए जाता है। आने वाली शिप या तो निचले स्तर को बाढ़ में डुबो सकती है या उसमें टकरा सकती है जिससे वहां रहना असुरक्षित हो जाता है। बाज आदेशों को अनसुना कर देता है क्योंकि वह किसी चीज को गहराई से उभरते हुए देखना चाहता है। आल्विन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन बाज उसके सीने पर हाथ रखता है और अचानक आल्विन पानी में डूबने जैसा महसूस करने लगता है। ग्रांट यह सब देखता है और मैग्नस के साथ मिलकर आल्विन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शिप कुछ ही मीटर की दूरी से निचले स्तर को पार कर जाती है और अचानक रास्ता बदलकर दूसरे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। रोज ऐश की जांच करती है और उसमें बायोलॉजिकल ट्रेसेस पाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करती है। अपने खून के साथ ऐश को मिलाकर वह निष्कर्ष निकालती है कि ऐश में पैरासाइट्स हैं जो इंसानी शरीर में घुसकर उसे कंट्रोल कर रही हैं। इस बीच बाज फिर से निचले स्तर पर लौट आता है और पानी में कुछ असंभव चीज के आने का इंतजार करने लगता है। रोज और मैग्नस तय करते हैं कि पूरी टीम का इन्फेक्शन टेस्ट किया जाएगा। साइंटिस्ट बाज के खून का सैंपल लेकर देखना चाहती है कि वह बाकी क्रू मेंबर्स के खून के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। मैग्नस क्रू लिस्ट में से मरे हुए लोगों के नाम काट देता है, यह उम्मीद करते हुए कि आगे कोई और जान न जाए। ग्रांट बॉडीज को कोल्ड स्टोरेज में छिपा देता है ताकि जब भी कोई रेस्क्यू शिप या हेलीकॉप्टर आए तो उन्हें किनारे तक ले जाया जा सके। हटन टीम में लौट आता है लेकिन अपने साथियों से झगड़ता रहता है। उसका मानना है कि अब हर किसी को खुद के लिए लड़ना होगा। आखिरकार आसमान से गिर रही ऐश रुक जाती है और कोहरा भी हल्का होने लगता है। अब क्रू देख सकता है कि पड़ोसी स्टेशन काले धुएं में घिरा हुआ है। हेटर लाइफबोट का इस्तेमाल करके वहां पहुंचने का सुझाव देती है लेकिन उनके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है। हटन को इस मिशन पर शक होता है और उसे लगता है कि वहां कोई बचा भी नहीं होगा।
शिप भी गायब हो गई है, शायद डूब गई है, इसलिए अब उनकी एकमात्र उम्मीद हेलीकॉप्टर ही है, लेकिन इसके लिए उन्हें किनारे से संपर्क करना होगा। फुल्मा मेडिकल लैब में फ्रैंक बाज से मिलता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाज खून के सैंपल चुराकर भागने में सफल हो जाता है। फुल्मा पहले भी बाज के काफी करीब था और ऐश से भरे इलाके में बाहर भी था, इसलिए मैग्नस और रोज को शक होता है कि फुल्मा किसी खुले घाव के जरिए इन्फेक्ट हो सकता है। वे फैसला करते हैं कि उसे कुछ समय के लिए आइसोलेट किया जाएगा। उधर बाज अपना खून समुद्र में फेंक देता है। मैग्नस पूरी टीम की मीटिंग बुलाकर सभी से एकजुट होने की अपील करता है। उन्हें 2 टीमों में बंटना होगा। एक टीम ऐश को हटाने के लिए सफाई करेगी और दूसरी टीम बाज को ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह रिग और उसके लोगों के लिए खतरा बन चुका है। मैग्नस इरिगेशन सिस्टम चालू करता है, जिससे ज्यादातर ऐश धुल जाती है और सफाई टीम अपना काम शुरू करती है। इस दौरान मैग्नस पुरानी कहानियां याद करता है और उसे लगता है कि जो पैरासाइट्स उन पर हमला कर रहे हैं वे कोई नई चीज नहीं बल्कि कोई प्राचीन खतरा है। रोज इस पर नए सिरे से रिसर्च करने लगती है ताकि इसकी असली वजह को समझा जा सके और इसे रोका जा सके। कुछ टीमें बाज को ढूंढने निकलती हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अब उसने नई शक्तियां हासिल कर ली हैं। अब वह ऑयल के साथ अजीब तरह से इंटरैक्ट करने लगता है, जिससे हरे रंग की धूल के कण जीवित जीवों में बदलने लगते हैं। रोज को खुदाई के दौरान कंपनी द्वारा निकाले गए कुछ प्राचीन फॉसिल्स मिलते हैं। उनमें से कुछ स्पोर्स वही हैं जो अब वे पैरासाइट्स के रूप में देख रहे हैं। रोज निष्कर्ष निकालती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक वैश्विक तबाही की शुरुआत हो सकती है, कुछ उसी तरह की तबाही जैसी जिसने लाखों साल पहले पृथ्वी पर 95% से ज्यादा जीवन को खत्म कर दिया था। जेरो ग्रांट और हटन से अलग होकर निचले स्तर की जांच करने जाता है। उसे ऑयल में कुछ बदलाव नजर आता है, लेकिन वह पास छिपे बाज को नहीं देख पाता, जो अचानक उस पर हमला कर देता है। स्टेशन पर फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं, इस बार साइस्मिक ट्रेमर्स की वजह से। इन्हीं झटकों और पावर फेलियर का फायदा उठाकर इन्फेक्टेड जेरो बाज के साथ भाग निकलता है। रोज को अभी भी यकीन नहीं होता कि फुल्मा पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति है जो पावर रिस्टोर कर सकता है। हेदर खुद को जेरो और बाज के साथ फंसा पाती है, लेकिन हटन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश करता है। डर होता है कि दोनों इन्फेक्टेड लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए मैग्नस स्टेशन का एक हिस्सा बंद कर देता है और बाकी क्रू को वहां जाने से मना कर देता है। फुल्मा पावर रिस्टोर कर देता है, लेकिन इस दौरान वह रोज और मैग्नस की बातचीत सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वे अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे। क्रू नोटिस करता है कि स्टेशन पर जल रही आग बुझ चुकी है, जो एक बड़ी विस्फोट का कारण बन सकती है। गैस जल नहीं रही बल्कि पूरे रिग में फैल रही है और सिस्टम खराब होने के कारण वे इसे दूर से जला भी नहीं सकते। फुल्मा खुद को साबित करने के लिए एक खतरनाक फैसला लेता है। वह खुद नजदीक जाकर सिग्नल रॉकेट से आग लगाने की योजना बनाता है। पूरी टीम उसकी इस बहादुरी को देख रही होती है, लेकिन रोज को इसके खतरे का एहसास होता है। फुल्मा सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है और बहुत पास चला जाता है। वह आग तो जला देता है, लेकिन समय पर सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुंच पाता और गंभीर रूप से जल जाता है। टीम उसे मेडिकल ब्लॉक में ले जाती है और कैट बताती है कि फुल्मा जिंदा बचेगा। रोज खुद को दोषी महसूस करती है, क्योंकि फुल्मा ने सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बातचीत के दौरान रोज और मैग्नस को एहसास होता है कि यह खतरा बहुत प्राचीन और बहुत घातक है, और जो कुछ भी अब हो रहा है वह सिर्फ आने वाले विनाश की शुरुआत है। बाद में रोज फुल्मा के पास जाती है और उसके बलिदान की सराहना करती है। ग्रांट देखता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए वह अपने परिवार को एक विदाई पत्र लिखने का फैसला करता है। इस बीच बाज को नए विजन आते हैं और वह ऑयल एक्सट्रैक्शन बंद करने का फैसला करता है। ग्रांट और उसकी टीम कुछ कंटेनर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जिन्हें उन्होंने बाज के छिपने वाले सेक्शन में देखा था। उनमें से किसी भी इनवॉइस में कार्गो के बारे में सही जानकारी नहीं थी, जिससे टीम को लगता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैग्नस हालात को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और ठीक से सो भी नहीं पा रहा है। इसकी वजह से उसे हैल्यूसिनेशन होने लगते हैं। वह अपने काम के प्रति इतना समर्पित था कि एक दुर्घटना में उसने अपने बेटे को खो दिया था और अब वह हर समय उसे अपने आसपास देखता रहता है। बाज और जेरो ऑयल एक्सट्रैक्शन को बंद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सिस्टम मैनेजमेंट की पाबंदियों की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। फुल्मा जलने और चोटों के बावजूद जागने के बाद फिर से काम पर लौटने का फैसला करता है। मेडिकल ब्लॉक से बाहर आते ही वह गलती से एक बातचीत सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैट प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर वह खुद और बच्चे दोनों के लिए बहुत परेशान हो जाता है। फुल्मा हेटर और रोज के साथ जुड़ जाते हैं ताकि स्पोर्स की जांच में मदद कर सके। रोज और हेटर यह निष्कर्ष निकालती हैं कि ये पैरासाइट्स करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि ये सिर्फ पृथ्वी के इतिहास के गवाह हैं या फिर इसका कारण भी। इस बीच फुल्मा अजीब अजीब गोल आकृतियां बना रहा है, लेकिन वह इसे अपने साथियों से छिपाने की कोशिश करता है। मैग्नस एडमिन टीम को तुरंत बुलाता है, क्योंकि एक और बड़ी तबाही आने वाली हो सकती है। सर्विलांस कैमरों की मदद से उन्हें पता चलता है कि बाज और जेरो ऑयल एक्सट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो स्टेशन में विस्फोट हो सकता है, लेकिन कोई भी उन दोनों इन्फेक्टेड लोगों का सामना नहीं करना चाहता।
फुल्मा इसे दूर से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ईस्टर, जो अंडरवाटर मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर सकता है, आगे आता है। ईस्टर बड़ी सावधानी से मशीन को कंट्रोल करता है और तबाही को टालते हुए ऑयल एक्सट्रैक्शन बंद कर देता है। उसी समय वह समुद्र की गहराइयों में चमकते हुए रहस्यमयी गोल चिन्ह देखता है, जिनकी उत्पत्ति उसके लिए अज्ञात है। फुल्मर उन निशानों को पहचान लेता है, क्योंकि वह वही आकृतियां बना रहा था, और घबराने लगता है। बाज और जेरो अपनी योजना को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस काम में कुछ ऐसे लोगों की मदद मिलती है जो समझ ही नहीं पाते कि वे उनके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। बाज एक शक्तिशाली डिवाइस को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल फुल्मर ही हैंडल कर सकता है। मैग्नस रिपोर्ट करता है कि स्टेशन को बंद करने से पहले बाकी बचे ऑयल को निकालने के लिए इसे शक्तिशाली उपकरणों से लैस किया गया है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और वह समझ नहीं पाता कि इन बॉक्सों में क्या छिपा है, लेकिन उसे डर है कि बाज इसका इस्तेमाल करके कोई नई समस्या पैदा कर सकता है। स्टेशन पर अचानक संचार दोबारा स्थापित हो जाता है और सभी क्रू मेंबर्स अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, जिनमें कैट भी शामिल है, लेकिन वह जो खबर सुनती है उससे खुश नहीं होती। कैट की पत्नी उसे एक वीडियो कॉल में दिखाती है कि उनके शहर की ओर भी कोहरा बढ़ रहा है, और फिर अचानक कनेक्शन कट जाता है। मैग्नस कोस्ट गार्ड से संपर्क करता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब क्रू को यह समझ नहीं आता कि कोई मदद आएगी या फिर उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। रोज और हेदर को सर्कल और स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन यह गोपनीय और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिससे वे इसे एक्सेस नहीं कर पाती। उसी समय रोज को फुल्मर के बनाए हुए निशान दिखते हैं, जिससे उसे शक होता है कि वह भी संक्रमित हो चुका है। फुल्मर खुद को अस्वस्थ महसूस करता है और अपने घावों की जांच करता है तो देखता है कि वे बहुत ही तेज गति से ठीक हो रही हैं। बाज पौधों और पैरासाइट्स के जरिए टेलीपैथी से फुल्मर से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिससे वह डर जाता है। मैग्नस पूरी टीम को इकट्ठा करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि फुल्मर पहले से ही संक्रमित है। फुल्मर बीमारी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे टीम में नए झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालांकि यह झगड़े तब शांत हो जाते हैं जब टीम को पता चलता है कि उनमें से एक महिला प्रेग्नेंट है। मैग्नस इस खबर से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह मासूम जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहता। जल्द ही बाज दोबारा फुल्मर के संपर्क में आता है और इस बार फुल्मर भी संक्रमितों के साथ शामिल होने का फैसला करता है। कैट और रोज उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह मानता है कि यह उसका कर्तव्य है और एक महान मिशन है। कैट उसका पीछा करती है और देखती है कि स्पोर्स उसके पेट के चारों ओर घूमने लगते हैं, जैसे वे उसकी प्रेगनेंसी को महसूस कर रही हों। इसी दौरान टीम को एक जहाज की रोशनी नजर आती है जो उनकी ओर बढ़ रही होती है। कुछ लोग इसे बचाव के संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे संभावित खतरा मानते हैं। सिर्फ बाज को यकीन होता है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब रोशनी वाला स्रोत स्टेशन तक पहुंचता है तो पता चलता है कि यह कोई रेस्क्यू शिप नहीं, बल्कि नष्ट हो चुके ड्रिलिंग रिग किनलॉच चार्ली की लाइफ बोट है। मैग्नस डिप्रेशन में चला जाता है और अब स्टेशन के कामकाज में भाग नहीं ले रहा होता, इसलिए रोज लीडर की भूमिका निभाने का फैसला करती है। वह तय करती है कि लाइफ बोट में आए लोगों को अंदर लिया जाएगा, भले ही वे कोई नया खतरा लेकर आए हों। ग्रांट और हटन इस फैसले से नाखुश होते हैं और बस चुपचाप देखते रहते हैं जब रोज डेविड कुक और अन्य सर्वाइवर्स से मिलती है जो पड़ोसी प्लेटफॉर्म से आए थे। शुरुआत में कुक खुद को एक रिसर्चर बताता है, लेकिन जल्द ही वह स्टेशन का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। वह ऑयल पंपिंग के उपकरण तक पहुंच चाहता है जिस पर बाज ने कब्जा कर रखा है, और वह दोबारा खुदाई शुरू करने का आदेश देता है। सुरक्षा प्रमुख को पता चलता है कि रोज ने पुराने क्रू को हटाकर ऑयल रिग्स के मॉडर्नाइजेशन और नए उद्देश्यों के लिए समर्थन किया था, जिससे एक और विवाद खड़ा हो जाता है। पड़ोसी रिग से बचा हुआ एक शख्स हरीश, ईस्टर और कैट को बताता है कि कुक आपदा से ठीक पहले वहां आया था और उसने कुछ संदिग्ध प्रयोग किए थे। उसने ज्यादातर क्रू को किनारे भेज दिया और फिर वर्कर्स को ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जिसके नतीजे वे सोच भी नहीं सकते थे। वह वास्तव में ऑयल ड्रिलिंग करने के बजाय कुछ और कर रहा था। वे समुद्र के अंदर कुछ उतार रहे थे, लेकिन जल्द ही कोहरा और राख ऊपर से गिरने लगी, जैसे कि उन पर आक्रमण कर रही हो। मैग्नस और रोज खुले तौर पर कुक पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। इस बीच फुल्मा बाज और जेरो के साथ शामिल हो जाता है ताकि उनके कठिन मिशन में मदद कर सके। हेदर उस रिसर्चर के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता। यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि कुक एक संदिग्ध और रहस्यमय व्यक्ति है जो टीम और उसके नेतृत्व से महत्वपूर्ण जानकारी छुपा रहा है। रोज सर्कल्स की जांच करती है और आखिरकार निष्कर्ष निकालती है कि ये ट्री रिंग्स की तरह हैं। इनके बीच की दूरी दर्शाती है कि कितनी बार पृथ्वी पर विलुप्ति की घटनाएं हुई हैं। फिफ्थ रिंग अभी अधूरी है, लेकिन बहुत छोटा और खतरनाक रूप ले रहा है, जो मानवता के लिए आने वाली प्रलय की चेतावनी दे रहा है। जेरो, बाज और फुल्मा स्पोर्ट्स से संवाद करते हैं और समझते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी की गतिविधियों को रोकना होगा। कुक और उसके सहयोगियों ने एक योजना बनाई है जो मानवता के अंत की ओर ले जा सकती है। फुल्मा मिट्टी को जहरीला बनाने वाले उपकरण सॉइल पॉइजनिंग इक्विपमेंट को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन तकनीकी बाधाओं की वजह से यह आसान नहीं होता।
जब टीम इस समस्या को हल करने और सभी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रही होती है, हटन, मार्च और ग्रांट मैग्नस और रोज के साथ विश्वासघात करने का फैसला करते हैं और कुक के साथी बन जाते हैं। वे सभी घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ईस्टर, हेदर और हरीश को एहसास होता है कि कुक पहले से ही संभावित परिणामों के बारे में जानता था। उसे कोहरे, पैरासाइट्स और बाकी सभी चीजों की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे रोज और मैग्नस को यह बताने की कोशिश करते हैं ताकि इस पागल रिसर्चर को रोका जा सके। इस बीच हटन, मार्च और ग्रांट पंप स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कुक की सलाह पर एक ट्रैंक्विलाइजर गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि संक्रमित लोगों से कोई प्रतिरोध न मिले। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गैस वास्तव में एक जहर है जो किसी भी जीवित चीज को मार देता है, चाहे वह इंसान हो या पौधा। जेरो सबसे पहले मर जाता है और बाज फुल्मा से भागने के लिए कहता है। कुक पूरे घटनाक्रम को देखता रहता है और सिस्टम को दूर से नियंत्रित करता है, लेकिन इसे मैग्नस और रोज से छुपाए रखता है। फुल्मा इस जहर के प्रसार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी अपनी जान गंवा देता है। हटन, मार्च और ग्रांट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुक दरवाजा बंद कर देता है। नतीजतन हेड ऑफ सिक्योरिटी विशैली हवा में फंस जाता है और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ग्रांट हमेशा के लिए सो जाता है। रोज और मैग्नस को स्थिति का पता चलता है और वे कुक को रोकने की कोशिश करते हैं। रोज पंप स्टेशन पहुंचती है जहां उसे फुल्मा मिलता है और वह उसे बचाने की कोशिश करती है। संयोग से जब वह पौधों पर गिरती है तो स्पोर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे तकनीशियन फुल्मा और फिर बाज भी पुनर्जीवित हो जाते हैं क्योंकि उनका मिशन अभी अधूरा है। हटन खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया, लेकिन मैग्नस उसकी स्थिति को समझता है और उसे सहारा देता है। फुल्मा, रोज और मैग्नस कुक का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि ईस्टर को ग्रांट द्वारा लिखे गए फेयरवेल लेटर्स मिलते हैं। इसी बीच अगली तबाही का प्रतीक चिन्ह सर्किल पूरा होने की ओर बढ़ रहा होता है। इंट्रोगेशन के दौरान हरीश बताता है कि किनलॉच चार्ली रिग पर 2 दिन पहले क्या हुआ था। उनकी टीम कुक के नेतृत्व में समुद्र के तल पर रहने वाले पैरासाइट स्पोर्स को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। यह सामने आया कि कुक और पिक्टर, रिग्स का मालिक, पहले से ही पैरासाइट्स के अस्तित्व के बारे में जानते थे और इसे खत्म करने का फैसला कर चुके थे। ये स्पोर्स, जिन्हें एंसेस्टर कहा जाता है, ऑयल को शैवाल और अन्य हानिरहित जीवों में बदल देते हैं, जिससे उनका व्यापार चौपट हो सकता था। कुक ने इस प्रक्रिया को रोकने और प्रकृति को चुनौती देने के लिए रिग पर कदम रखा, लेकिन प्रयोग गलत हो गया और विस्फोट हो गया। मैग्नस कुक से पूछताछ करता है और समझता है कि बिजनेसमैन के अनुसार यह पूरी स्थिति एकमात्र सही समाधान है। कुक मानता है कि एंसेस्टर को पूरी तरह से नष्ट करना ही इस प्रक्रिया को पूरा करने और मानवता को इस आपदा के प्रभाव से बचाने का एकमात्र तरीका है। रोज मैग्नस को समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और वे प्रकृति के साथ शांति से सहअस्तित्व का कोई रास्ता खोज सकते हैं। फुल्मा चेतावनी देता है कि एंसेस्टर फिर से एक लैंडस्लाइड ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही का कारण बन सकता है। रोज की तरह ही फुल्मा भी इस मुद्दे को शांति से हल करना चाहता है, लेकिन इसके लिए पंप स्टेशन पर पैरासाइट से संवाद करना जरूरी है। टीम के भीतर फिर से मतभेद पैदा हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग किसी भी कीमत पर भागना चाहते हैं, जबकि अन्य किनारे पर अपने प्रियजनों की चिंता कर रहे हैं। रोज, मैग्नस और फुल्मा बाज और एंसेस्टर के साथ संपर्क स्थापित करने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पंप स्टेशन जाना होगा। एक बार वहां पहुंचकर वे ग्रांट को अलविदा कहते हैं और पीछे हटने का विचार भी छोड़ देते हैं, भले ही ऐसा लगने लगा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस बीच कुक हरीश को जमीन में फिर से जहर इंजेक्ट करने के लिए मजबूर करता है ताकि एंसेस्टर को नष्ट किया जा सके। हरीश को एहसास होता है कि कुक सिर्फ उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हरीश इंटरकॉम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कुक की स्वार्थी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। कुक जल्दी से जहर फैलाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है ताकि वह हेलीकॉप्टर के जरिए रिग छोड़कर भाग सके, लेकिन हटन के नेतृत्व में टीम उसे रोक लेती है। रोज, मैग्नस और फुल्मा बाज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाज का एंसेस्टर से संपर्क टूट चुका है और अब प्रकृति इंसानों को अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा मानती है। अपोकलिप्स सर्कल पूरा हो जाता है और रिग के नीचे की जमीन दरकने लगती है। एसटीजीएल लैंडस्लाइड से आपदा शुरू हो जाती है। अधिकांश क्रू मेंबर्स पहले हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी पीछे रह जाते हैं। हटन आदेश देता है कि जो लोग पंप स्टेशन पर हैं, वे वहीं रुकें। रोज, मैग्नस और फुल्मा बाज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीछे रहने का फैसला करता है। वह खुद को बलिदान कर देता है ताकि यह साबित कर सके कि मानवता पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। तीनों हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ते हैं, जो ठीक उस वक्त उड़ान भरता है जब एक विशाल सुनामी रिग को तबाह कर देती है। कैट घबराई हुई है क्योंकि लहरें किनारे की ओर बढ़ रही हैं। जल्द ही यह साफ हो जाता है कि सुनामी जमीन के बड़े हिस्से को बहा ले जा रही है और सैकड़ों हजारों लोगों की जान जा रही है। कुक इस तबाही पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और घोषणा करता है कि वे अब किसी दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है।
लगातार विकास और तकनीकी प्रगति पृथ्वी पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है और इसके प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रकृति हमसे बदला लेना चाहती है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।